क्या होगा अगर चेरोकी केवल एशिया से आने वाले मूल अमेरिकी नहीं थे, बल्कि कोलंबस से हजारों साल पहले भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी डीएनए लेकर आए थे। एक आनुवंशिक खोज इतनी विस्फोटक कि वैज्ञानिकों ने इसे दबाने की कोशिश की और केवल इस सवाल को पूछने के लिए करियर बर्बाद हो गए। क्या होगा अगर चेरोकी रक्त रेखाओं के अंदर का डीएनए कोलंबस से भी पुरानी कहानी कहता है, एक कहानी जिसे हमें कभी नहीं जानना चाहिए था। 1 से अधिक सदी तक हमें इतिहास का एक सरल संस्करण बताया गया। सभी मूल अमेरिकी एशिया से आए, एक जमे हुए भूमि पुल पार करके चले और अमेरिका के पहले लोग बने। कहानी समाप्त। लेकिन नए डीएनए अनुसंधान से कुछ कहीं अधिक जटिल सुझावित होता है और हमारी ज्ञात जानकारी के लिए कहीं अधिक खतरनाक। चेरोकी रक्त रेखाओं के अंदर वैज्ञानिकों को आनुवंशिक संकेत मिले हैं जो उत्तरी अमेरिका में मौजूद नहीं होने चाहिए। ये भूमध्य सागरीय, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि यूरोप के निशान हैं, कोलंबस के आने से बहुत पहले। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हजारों साल पहले अमेरिका पहुंचा और मूल जनजातियों में अपने आनुवंशिक निशान छोड़ गया। यह खोज केवल विज्ञान के बारे में नहीं है, यह इतिहास, राजनीति और यहाँ तक कि पहचान को प्रभावित करती है। यदि सच है तो यह निर्विज्ञान की नींव को चुनौती देती है। यह भूमि अधिकारों और क्वाड है जनजातीय मूल पर सवाल खड़े करती है। यह हमें प्राचीन प्रवासन और मानव यात्रा की सीमाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। इस यात्रा में आप देखेंगे कि कैसे आनुवंशिकी ने नियमों को तोड़ा, कैसे चेरोकी मौखिक परंपराएं डीएनए से मेल खाती हैं, क्यों कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि उनके काम को दबाया गया, और वे विवादास्पद सिद्धांत जो इसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिनीशियन नाविकों से लेकर भूले हुए जनजातियों तक, छुपे हुए हैप्लोग्रुप्स से लेकर अदृश्य वंशजों तक, हर टुकड़ा एक ऐसी रहस्य में जुड़ता है जो दूर जाने से इनकार करती है। लेकिन इससे पहले कि हम सबूतों में गहराई में जाएं, आपको यह जानना होगा कि यह खोज वास्तव में कितनी विस्फोटक है और क्यों केवल इस सवाल को पूछने के लिए इतने करियर बर्बाद हुए। जब विज्ञान ने कहा था कि कहानी तय हो गई थी, जब तक कि डीएनए ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, दशकों तक अमेरिकी निर्विज्ञान एक सरल मॉडल पर टिका था। अमेरिका के पहले लोग लगभग 15,000 साल पहले साइबेरिया से बेरिंग भूमि पुल पार करके आए। वे अपने साथ 4 मात्र आनुवंशिक वंशावली लाए, जिन्हें हैप्लोग्रुप ए, बी, सी और डी के रूप में जाना जाता है। एक दुर्लभ 5वीं वंशावली एक्स बाद में जोड़ी गई, लेकिन कहानी स्वच्छ और सरल रही। इस ढांचे के अनुसार उत्तर या दक्षिण अमेरिका की हर मूल जनजातीय ओसा का संहितन है जड़ों को इन्हीं एशियाई निशानों तक वापस ट्रेस कर सकती थी। यह सुव्यवस्थित तस्वीर तब टूटने लगी जब आनुवंशिकविदों ने चेरोकी डीएनए का विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। केवल अपेक्षित एशियाई हैप्लोग्रुप्स खोजने के बजाय शोधकर्ताओं ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया। डॉ रिपन मल्ही की टीम ने अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में प्रकाशित करते हुए ऐसे हैप्लोग्रुप्स की उच्च आवृत्ति की रिपोर्ट की जिनका उत्तर अमेरिका में होना ही नहीं चाहिए था। ये टी, यू, जे और एच थे, वंशावलियां जो एशिया की नहीं बल्कि पुराने संसार की ओर इशारा करती थीं। हैप्लोग्रुप टी अक्सर प्राचीन अनातोलिया और उर्वर अर्धचंद्र से जुड़ा होता है। हैप्लोग्रुप यू पैलियोलिथिक यूरोप तक वापस जाता है। हैप्लोग्रुप जे का लेवांत और अरब के साथ मजबूत संबंध है। हैप्लोग्रुप एच पश्चिमी यूरोप की प्रमुख वंशावली है।
इनमें से प्रत्येक संकेत अटलांटिक के पार की ओर इशारा करता है, साइबेरिया के पार नहीं। फिर भी ये यहाँ थे, चेरो की आबादी में गहराई से जड़े हुए। यह कोई छोटी विसंगति नहीं थी। डॉक्टर डेनिस स्मिथ ने कई चेरोकी समुदायों में समान परिणामों की पुष्टि की। आनुवंशिक हस्ताक्षर सुसंगत, दोहराए जाने वाले और व्यापक थे। ये औपनिवेशिक मिश्रण से हाल की जोड़ें नहीं थीं। यदि यूरोपीय मिश्रण केवल 1492 के बाद दाखिल हुआ होता तो हमें बिखरे और असमान परिणाम दिखाई देते। इसके बजाय ये पुराने संसार के हैप्लोग्रुप्स चेरोकी वंशावलियों के भीतर बहुत बार और बहुत गहराई से दिखाई दिए। इससे सुझावित होता है कि ये कोलंबस के कैरिबियन में उतरने से बहुत पहले से मौजूद थे। निहितार्थ बहुत बड़े हैं। यदि चेरोकी डीएनए पुराने संसार की रक्त रेखाएं लेकर आता है, तो बेरिंग स्ट्रेट मॉडल बेहतर रूप से अधूरा है और सबसे बुरे रूप में भ्रामक है। किसी को किसी बिंदु पर अटलांटिक या किसी अन्य समुद्र को पार करना पड़ा होगा और अमेरिका में वंशज छोड़ने पड़े होंगे। लेकिन ये लोग कौन थे, वे कैसे पहुंचे, और मुख्यधारा का विज्ञान इन सवालों से क्यों बचता है? आनुवंशिक सबूत निर्विवाद है। चुनौती इसे समझाने में है, और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। यदि चेरोकी पुराने संसार का खून लेकर आते हैं, तो कोलंबस से बहुत पहले किसी ने समुद्र पार किया। लेकिन वे कौन थे? जब मिथक पारिवारिक यादें निकलीं जो डीएनए में लिखी थीं, तो क्या हुआ? आनुवंशिक परीक्षण से बहुत पहले चेरोकी ने अपने अतीत के बारे में कहानियां सुनाई। 1900 में नरविज्ञानी जेम्स मूनी ने ब्यूरो ऑफ अमेरिकन एथनोलॉजी के लिए काम करते हुए इन मौखिक परंपराओं को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया। उस समय शिक्षाविदों ने उन्हें लोककथा के रूप में लेबल किया, दुनिया को समझाने के लिए रंगीन मिथक। लेकिन जब हम इन कहानियों को डीएनए सबूत के साथ रखते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होता है। कहानियां और आनुवंशिकी मेल खाती हैं। चेरोकी परंपराएं उन आगंतुकों की बात करती हैं जो सूर्योदय की दिशा से आए। इन अजनबियों की अलग त्वचा, अलग कपड़े और असामान्य ज्ञान था। दुश्मन होने के बजाय उनका स्वागत किया गया, कुलों में अपनाया गया और कभी-कभी समुदाय में शादी की गई। वे ऐसे कौशल लाए जो स्थानीय जीवन में सुधार लाए, धातुकर्म की तकनीक, नए उपकरण और यहाँ तक कि कृषि ज्ञान भी। चेरोकी ने इन संपर्कों को किंवदंतियों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक मुलाकातों के रूप में याद रखा, जिन्होंने उनके लोगों को आकार दिया। आधुनिक डीएनए परिणाम इन यादों को वजन देते हैं। चेरोकी कहानियों में वर्णित सूर्योदय से आगंतुक उनकी रक्त रेखाओं में खोजे गए भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी हैप्लोग्रुप्स से मेल खा सकते हैं। हैप्लोग्रुप टी अनातोलिया की ओर इशारा करता है। हैप्लोग्रुप जे लेवांत से जुड़ता है। हैप्लोग्रुप एच यूरोप में हावी है। मौखिक परंपरा ने पीले आगंतुकों की बात की, और डीएनए उन वंशावलियों की पुष्टि करता है जो ठीक उन्हीं क्षेत्रों से आती हैं। ये कहानियां इस तरह के संघों से पैदा हुए बच्चों का भी उल्लेख करती हैं। खाते मिश्रित संतानों के कुल दत्तक ग्रहण का वर्णन करते हैं, ऐसे बच्चे जो चेरोकी और आगंतुक दोनों वंश लेकर आए। यह उन आनुवंशिक डेटा के साथ बिल्कुल फिट बैठता है जो चेरोकी वंशावलियों में गहराई से बुने गए पुराने संसार के निशान दिखाता है। मिश्रण कोई दुर्लभ या एक बार की घटना नहीं थी। यह दोहराई गई, याद रखी गई और पारिवारिक रेखाओं और जनजातीय इतिहास दोनों में संरक्षित की गई। अन्य दक्षिण पूर्वी जनजातियां समान कहानियां साझा करती हैं। डॉक्टर चार्ल्स हडसन ने समुद्र द्वारा आने वाले अजनबियों, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान
और कभी-कभी अंतर्जातीय विवाह के बारे में पूरे क्षेत्र में कई परंपराओं का दस्तावेजीकरण किया। पीढ़ियों तक विद्वानों ने उन्हें प्रतीकात्मक कहानियों के रूप में खारिज किया, लेकिन डीएनए सुझाता है कि वे बहुत अधिक हैं, वास्तविक आनुवंशिक मुलाकातों की जीवित यादें। यदि मौखिक परंपराएं अंतर्जातीय विवाह के बारे में इतने सटीक विवरण संरक्षित करती हैं तो वे कल्पना के रूप में नहीं बल्कि वैकल्पिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में पढ़े जाने की हकदार हैं। जैसे डीएनए जैविक स्मृति लेकर आता है, मौखिक कहानी सुनाना सांस्कृतिक स्मृति लेकर आया। साथ में वे एक ही रिकॉर्ड के दो हिस्से बनाते हैं। यदि कहानियां सच हैं, तो चेरोकी केवल मिथकों को याद नहीं कर रहे थे, वे पहले अंतर्जातीय विवाह को याद कर रहे थे। लेकिन इतिहासकार इसे इतिहास के बजाय थे। लोक कथा क्यों कहेंगे? लेकिन क्या होता है जब वैज्ञानिक सबूत अरबों डॉलर की राजनीति से टकराता है? बेरिंग स्ट्रेट मॉडल 20वीं सदी के अंत में मूल अमेरिकी मूल के लिए मानक स्पष्टीकरण बन गया। यह सरल, साफ और सिखाने में आसान था। सभी मूल अमेरिकी साइबेरिया से अलास्का में भूमि पुल के पार एक प्रवासन से उतरे। इस सिद्धांत ने 4 हैप्लोग्रुप्स एडी को समझाया और सिद्ध तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन एक वैज्ञानिक सहमति से अधिक, यह एक राजनीतिक नींव बन गई। जनजातियों की संघीय मान्यता कोलंबस से पहले अमेरिका के निरंतर कब्जे पर निर्भर करती है। भूमि अधिकार, संप्रभुता दावे और संधि दायित्व इस मॉडल से बंधे हैं। अरबों डॉलर के संघीय दायित्व इस विचार पर टिकते हैं कि मूल अमेरिकी कोलंबस पूर्व निवासी पहले और एकमात्र थे। कोई भी सबूत जो सुझाता है कि बाहरी लोग पहले आए या जनजातियों में पुराने संसार की वंशावली है, इन कानूनी नींवों को अस्थिर करने का जोखिम उठाता है। यही कारण है कि चेरोकी डीएनए अनुसंधान इतना खतरनाक विषय बन गया। अध्ययनों में हैप्लोग्रुप्स टी, यू, जे या OTA और H मिले, जिन्हें प्रमुख पत्रिकाओं में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। फंडिंग एजेंसियों ने विषय से बचा। स्नातक छात्रों को चुपचाप सलाह दी गई कि अगर वे करियर चाहते हैं तो इससे दूर रहें। विभागों ने इसे वर्जित के रूप में माना। संदेश स्पष्ट था। अनुसंधान जो भूमि पुल मॉडल का समर्थन करता है, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अनुसंधान जो इसका खंडन करता है, उसे दफन कर दिया जाएगा। डॉक्टर किम टॉलबियर अपनी पुस्तक नेटिव अमेरिकन डीएनए में समझाती हैं कि आनुवंशिकी केवल विज्ञान नहीं है, यह राजनीति है। संस्थाएं तय करती हैं कि कौन से आनुवंशिक सबूत जनजातीय पहचान का समर्थन करते हैं और कौन से इसे धमकी देते हैं। यह नियंत्रण एक ऐसा माहौल बनाता है जहां विवादास्पद निष्कर्ष, चाहे वे कितने भी ठोस हों, अस्पष्ट पत्रिकाओं में छोड़ दिए जाते हैं जिन्हें कुछ ही लोग पढ़ते हैं। यहां तक कि जब सबूत प्रकाशित होता है, भाषा इतनी तकनीकी होती है कि जनता इसे कभी नहीं देखती। इस बीच मुख्यधारा का मीडिया केवल उन आनुवंशिक खोजों को कवर करता है जो स्वीकृत कहानी की पुष्टि करती हैं। जो कुछ भी इस पर सवाल उठाता है उसे चुपचाप अनदेखा कर दिया जाता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह दमन की एक प्रणाली है। यदि चेरोकी डीएनए वास्तव में पुराने संसार की वंशावलियां लेकर आता है, तो अमेरिका के पहले लोगों की कहानी अब सरल नहीं रह जाती। यह जटिल, विवादित और राजनीतिक रूप से विस्फोटक है। यदि यह केवल एक जनजाति के बारे में होता, तो हो सकता है इसे अनदेखा किया जा सकता। लेकिन चेरोकी डीएनए एक बहुत बड़े पैटर्न की शुरुआत मात्र था। जब विज्ञान जवाब नहीं देगा, तो अन्य देंगे, और उनके सिद्धांत सब कुछ बदल देते हैं। एक बार चेरोकी डीएनए ने असंभव पुराने संसार के हैप्लोग्रुप्स दिखाए, तो मुख्यधारा के बाहर के शोधकर्ताओं ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया। उनमें से कोई भी पाठ्यपुस्तकों में बड़े करीने से फिट नहीं बैठता,
लेकिन सभी यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कोलंबस से बहुत पहले भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्वी वंशावलियां उत्तर अमेरिका में कैसे पहुंचीं। सबसे लोकप्रिय विचारों में से एक फिनीशियन नाविक परिकल्पना है। फिनीशियन हजारों साल पहले भूमध्य सागर के मास्टर नेविगेटर थे। उन्होंने मजबूत जहाज बनाए, उन्नत नेविगेशन सिस्टम बनाए और विशाल दूरियों तक व्यापार किया। कुछ मानते हैं कि वे अटलांटिक पार कर सकते थे, अमेरिका पहुंच सकते थे और तांबे जैसे संसाधनों के लिए व्यापार कर सकते थे। समर्थक महान झीलों के आसपास प्राचीन तांबे की खानों की ओर इशारा करते हैं। उन खानों में निष्कर्षण की विधियां उस समय मूल समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों से अधिक पुराने संसार की तकनीकों से मिलती जुलती हैं। भूमध्य सागरीय हैप्लोग्रुप्स के साथ चेरोकी डीएनए इस सिद्धांत से मेल खाता है। आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका में फिनीशियन बस्तियों का कोई प्रत्यक्ष पुरातत्व प्रमाण नहीं है, केवल सुझावकारी संबंध हैं। दूसरी व्याख्या इज़राइल की खोई हुई जनजातियों का सिद्धांत है। असीरियन विजय के बाद यहूदी आबादी बिखर गई। कुछ शोधकर्ता सुझाते हैं कि वे किसी के एहसास से कहीं अधिक दूर तक प्रवास कर गए हुए। कुछ चेरोकी हैप्लोग्रुप्स यहूदी आबादी में आम हैं, विशेष रूप से सेफार्डिक यहूदियों में। कुछ चेरोकी कुलों ने ऐसे रीति रिवाज भी संरक्षित किए जो हिब्रू परंपराओं से मिलते जुलते हैं, जैसे शुद्धिकरण अनुष्ठान और कुल दत्तक प्रथाएं। विश्वासी कहते हैं कि यह यहूदी संबंध की ओर इशारा करता है। संदेहवादियों का तर्क है कि अनुष्ठान में समानताएं बहुत अस्पष्ट हैं और डीएनए ओवरलैप सामान्य मध्य पूर्वी वंश से आ सकता है, विशेष रूप से इज़राइली से नहीं। तीसरा सिद्धांत उत्तर अफ्रीका के बर्बर नाविकों पर केंद्रित है। बर्बर कुशल नाविक थे, जिनके पास धाराओं और हवाओं का ज्ञान था, जो सिद्धांत रूप में उन्हें अटलांटिक के पार ले जा सकता था। भाषाविदों ने चेरोकी शब्दों और बर्बर जड़ों के बीच संभावित संबंध देखे हैं, हालांकि ये लिंक बहसंबद्ध हैं। डीएनए विश्लेषण भी चेरोकी में कुछ हैप्लोग्रुप्स दिखाता है जो आज बर्बर आबादी से मिलते जुलते हैं। तर्क ये है कि इन संपर्कों ने शब्द और जीन दोनों पीछे छोड़े। आलोचकों का जवाब है कि भाषा विज्ञानी तुलनाएं अक्सर खींची जाती हैं और संयोगवश हो सकती हैं मिथ्या।